कभी नहीं मिटती, बस छुप जाती है। हर शोर के पीछे एक खामोशी होती है, पर मैं उन लोगों में से हूं जो हर खामोशी के पीछे का शोर सुनते हैं। मेरा नाम अंकित है। मेरे लिए सन्नाटा कभी खाली नहीं होता। वो भूली हुई बातों, अनकही कहानियों और दबी हुई सिसकियों से भरा होता है। मैं इन आवाजों को पकड़ता हूं, उन्हें जिंदा करता हूं। लोग कहते हैं ये मेरा हुनर है, पर मुझे लगता है ये एक सजा है। ये खामोशियां मुझसे बात करती है, मुझे उन जगहों पर खींचकर ले जाती है जहां अंधेरा सबसे घना होता है। शायद मैं किसी और की नहीं, बल्कि अपनी ही आत्मा की उस खामोशी को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके अंदर एक चीख दफन है, एक ऐसी चीख जिसे मैं खुद भी भूल चुका हूं। मेरा नाम अंकित है और मैं आवाजें पकड़ता हूं। नहीं, मैं कोई सिंगर या म्यूजिशियन नहीं हूं, मैं एक साउंड डिजाइनर हूं। मेरा काम है खामोशी को सुनना। अजीब लगता है ना? पर मेरे लिए हर खामोशी की अपनी एक आवाज होती है। बंद पड़े थिएटर के स्टेज पर जमी धूल की सरसराहट, पुरानी फैक्ट्री की दीवारों में गूंजती हवा की सिसकी। मैं इन आवाजों को रिकॉर्ड करता हूं। इन्हें डेड एयर कहते हैं। मेरा जुनून, इसी जुनून ने मुझे गुड़गांव के बाहर उस पुराने जंग लगे रेडियो टावर तक पहुंचाया था। सालों से वीरान, आसमान में एक कंकाल की तरह खड़ा हुआ। लोग कहते थे वहां अजीब महसूस होता है, जैसे हवा में बिजली दौड़ रही हो। मेरे लिए ये एक दावत थी। मैं उस टावर की खामोशी रिकॉर्ड करना चाहता था। मैंने अपना सबसे महंगा माइक्रोफोन सेट किया, हेडफोन लगाए और रिकॉर्ड का बटन दबा दिया। पहले कुछ मिनट सिर्फ हवा का शोर था, फिर वो आवाज आई, एक बहुत धीमी, लगभग ना सुनाई देने वाली गूंज, एक हम, जैसे कोई बहुत दूर से कोई मंत्र पढ़ रहा हो। उस आवाज में कुछ था, कुछ ऐसा जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की, वो आवाज जो हवा में कैद थी। घर आकर मैंने उस रिकॉर्डिंग को अपने सिस्टम पर लोड किया। हेडफोन लगाकर आंखें बंद करके मैं बस उस गूंज को सुनने लगा। वो एक आम फ्रीक्वेंसी नहीं थी, उसमें एक पैटर्न था, एक अजीब सा उतार चढ़ाव। मैंने कई फिल्टर लगाए, नॉइस कम की और घंटों तक उसे लूप पर सुनता रहा। मेरी गर्लफ्रेंड रिया दरवाजे पर खड़ी मुझे देख रही थी। अंकित, सब ठीक है? तुम 3 घंटे से एक ही जगह पर बैठे हो। मैंने उसे हेडफोन दिया। उसने सुना और अजीब सा मुंह बनाकर बोली, ये तो बस स्टैटिक है, सर दर्द हो रहा है इसे सुनकर। पर मेरे लिए वो स्टैटिक नहीं था, वो जिंदा लग रहा था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। जब भी आंख बंद करता, मुझे वो गूंज सुनाई देती, जैसे मेरे दिमाग के अंदर ही बज रही हो। कमरे में रखी हर चीज से वही आवाज आ रही थी। एसी के कंप्रेसर से, फ्रिज की मोटर से, यहां तक कि दीवार खड़ी की टिक टिक से भी। मुझे हवा में ओजोन की महक आने लगी, जैसे बारिश से ठीक पहले आती है। मेरे कमरे के कोनों में परछायां ज्यादा गहरी लगने लगी थी। अगले कुछ दिन मैं पागल सा हो गया। मैंने काम से छुट्टी ले ली, खाना पीना भूल गया, बस उस ऑडियो फाइल को लेकर बैठा रहता। मैं उसे और साफ करने की कोशिश कर रहा था और फिर मुझे कुछ मिला। उस गूंज के बहुत नीचे एक बहुत ही दबी हुई आवाज थी, एक फुसफुसाहट। वो इतनी टूटी फूटी थी कि शब्द समझ नहीं आ रहे थे, पर उस आवाज का लहजा वो जाना पहचाना था, जैसे मैंने उसे पहले कहीं सुना हो। मैंने आवाज को आइसोलेट करने की कोशिश की। घंटों की मेहनत के बाद मुझे एक छोटा सा टुकड़ा मिला, सिर्फ 2 सेकंड का। एक बच्चे की आवाज कह रही थी, नहीं, अंधेरा है। मेरे हाथ कांपने लगे, शरीर ठंडा पड़ गया। वो आवाज, वो मेरी बचपन की आवाज थी। मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कब कहा था, पर मैं जानता था वो मैं ही था। ये कैसे मुमकिन था? उस वीरान टावर पर मेरी बचपन की आवाज कैसे रिकॉर्ड हो सकती थी? रिया को अब मेरी सच में चिंता होने लगी थी। अंकित, प्लीज किसी डॉक्टर से बात करो। तुम अजीब बातें कर रहे हो, तुम्हें वहम हो रहा है। पर मैं जानता था ये वहम नहीं था, वो आवाज असली थी और मुझे उसका सोच जानना था। मैं वापस उसी टावर पर जाने के लिए निकल पड़ा। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ गया था। टॉर्च, पानी की बोतल और मेरा रिकॉर्डिंग गियर। रात का वक्त था। चांदनी रात में वो टावर और भी भयानक लग रहा था। डीप ब्रेथ। घर आकर मैंने शेकी ब्रेथ। घर आकर मैंने वो आवाज सुननी हर जगह, हर कमरे में, हर कोने में, हर जगह, जैसे वो आवाज मेरे दिमाग में घुस गई हो। ये आवाज वो मेरी बचपन की आवाज थी। वो मेरी बचपन की आवाज थी।
वो मेरी बचपन की आवाज थी। ऐसे कैसे ये हो सकता है? चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज और मेरे कदमों की आहट। टावर के बेस पर पहुंचकर मैंने फिर से रिकॉर्डिंग शुरू की। हेडफोन में वही गूंज सुनाई दे रही थी, पर इस बार वो ज्यादा साफ थी, ज्यादा तेज, जैसे टावर मुझे बुला रहा हो। मुझ पर एक अजीब सी धुन सवार हो गई। मुझे ऊपर चढ़ना था, जहां सिग्नल सबसे मजबूत हो। मैं टावर पर चढ़ने लगा। जंग लगी सीढ़ियां मेरे वजन से चरमरा रही थी। ठंडी हवा मेरे कानों से सीटी बजाती हुई निकल रही थी। घर आकर मैंने, रिया, मुझे 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 सब कुछ ऐसे लग रहा है। ये आवाज ये आवाज सब जगह सुनाई दे रही है। लॉन्ग पास। ये ये तो मेरी बचपन की आवाज थी। कैसे कैसे हो सकता है? कौन था? ये सब ये सब सच है? वो आवाज इतनी असली थी कि मुझे अपने गालों पर आंसू महसूस होने लगे। अचानक मुझे अपने कंधे पर एक बर्फीला स्पर्श महसूस हुआ। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। सैकड़ों फुट की ऊंचाई पर मेरे अलावा और कोई नहीं हो सकता था। पर वो एहसास, वो बहुत असली था। हवा में खुली ओजोन की महक अब जलने की गंध में बदल चुकी थी। गूंज अब एक दर्द बन चुकी थी, जो मेरे सिर के आर पार हो रही थी। मैं किसी तरह टावर के टॉप पर बने छोटे से प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया। वहां हवा बहुत तेज थी। हेडफोन में अब सब कुछ साफ था, कोई स्टैटिक नहीं। सिर्फ वो आवाजें, मेरे बचपन की वो यादें जिन्हें मैं जानता तक नहीं था। और उन सब आवाजों के बीच एक नई आवाज थी, एक लड़की की, जो मेरा नाम पुकार रही थी। एक ऐसा नाम जो मेरे परिवार में किसी का नहीं था। प्लेटफॉर्म के बीचों बीच जंग खाई मशीनों के पास एक छोटा सा मेटल का बॉक्स रखा था। वो बहुत पुराना लग रहा था, सालों के मौसम की मार झेल चुका। मेरे कांपते हाथों ने उसे खोला। अंदर एक पुराना वॉकमैन और एक कैसेट पड़ा था। कैसेट पर एक पीले पड़ चुके लेबल पर हाथ से लिखा था, अंकित सेशन 7। मेरा दिल बैठ गया। मैंने वॉकमैन में कैसेट डाला और प्ले का बटन दबाया। हेडफोन में वही आवाजें गूंजने लगीं, जो टावर का सिग्नल पकड़ रहा था। पर अब वो क्रिस्टल क्लियर थीं। वो कोई सिग्नल नहीं था, वो एक रिकॉर्डिंग थी। मेरे पापा की आवाज आई, ठीक है अंकित, बस गहरी सांस लो, ये फ्रीक्वेंसी तुम्हें रिलैक्स करने में मदद करेगी। और फिर वो धीमी गूंज शुरू हो गई। मुझे सब समझ आने लगा। मेरे पापा, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, वो सिर्फ मरीजों का इलाज नहीं करते थे। वो एक्सपेरिमेंट करते थे, मेमोरी पर, याददाश्त को मिटाने और बदलने पर। ये टावर उनकी लैब थी और मैं उनका सब्जेक्ट था। वो गूंज, वो हम की आवाज, वो एक कैरियर वेव थी जो मेरी यादों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और वो लड़की की आवाज, अंकित भैया। मुझे एक भूला हुआ चेहरा याद आया। एक छोटी बहन, जिसकी तस्वीर हमारे घर की किसी एल्बम में नहीं थी, जिसके होने का कोई सबूत नहीं था। सेशन 7 शायद आखिरी सेशन था। वो सेशन जिसके बाद वो हमेशा के लिए मेरी यादों से मिटा दी गई। अब मैं उस टावर से नीचे नहीं उतर पाया। मतलब मेरा शरीर तो उतर आया, पर मेरी रूह का एक हिस्सा वहीं कैद हो गया। वो गूंज अब मेरे अंदर बस चुकी है। वो अब किसी हेडफोन या स्पीकर से नहीं आती। वो मेरे खून में बहती है, मेरी सांसों में चलती है। मुझे अब वो सब याद आने लगा है जो मेरे पापा ने मुझसे छीना था। मुझे अपनी बहन का चेहरा याद है। हम साथ में आंगन में खेलते थे। वो मुझसे छोटी थी, बहुत हंसती थी। मुझे वो दिन भी याद है। सेशन 7, क्रैकन वॉइस। ये एक बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट था। हमने सोचा था कि हम एक नई तकनीक विकसित कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि उसमें क्या छुपा है। उस एक्सपेरिमेंट ने सब कुछ बदल दिया। मेरी बहन वो अब मेरे साथ नहीं है। वो गई। सेशन 7 वाला दिन, अंधेरा कमरा, पापा का चेहरा और मेरी बहन की चीखें। वो चीखें अब कभी बंद नहीं होती। रिया मुझे छोड़कर जा चुकी है। वो कहती है मैं नहीं रहा। शायद वो सही है। मैं अब सिर्फ अंकित नहीं हूं। मैं एक टूटी हुई रिकॉर्डिंग हूं जो बार बार एक ही जगह पर अटकी हुई है। कभी कभी जब मैं किसी खामोश कमरे में अपनी सांसें रोकता हूं, तो मुझे दो दिलों की धड़कन सुनाई देती है। एक मेरी है और दूसरी। इस भूली हुई याद का राज जानकर आपके रोंगटे खड़े हो गए? तो कहानी को लाइक करें
और कमेंट्स में मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है, और शेयर जरूर करें।